किस तरह से भीड़ जुट रही है और ये भीड़ आने वाले कुछ मिनटों में, घंटों में और बढ़ेगी, इस बारे में कोई शको शुबा नहीं होने की जरूरत है। अभी वहां पर लोगों को संबोधित किया जा रहा है, उन्हें उत्साहित किया जा रहा है, नारे लगने शुरू हो जाएंगे। भीड़ का जो रेला है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, कमल संदेश के कार्यकारी संपादक शिव शक्ति मेरे साथ हैं और CSDS के अभय दुबे भी मेरे साथ हैं। और बड़ी तस्वीर क्या है, अभिनंदन रैली क्यों कह रही है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी फैक्टर क्या दिल्ली में भी वैसे ही काम करेगा जैसा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू में किया था, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा कमेंट आपसे शिव शक्ति मैं जरूर चाहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी, दरअसल बीजेपी जो बनी, लाल कृष्ण आडवाणी का सबसे बड़ा योगदान, लेकिन पोस्टरों से गायब। क्या वरिष्ठ नेताओं का सम्मान कम हो गया है बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का बराबर से सम्मान रहा है। यदि आप देखेंगे तो आज भी लाल कृष्ण क्यों नहीं है, आज भी लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा का जो शीर्ष मार्गदर्शक मंडल है उसके सदस्य पोस्टर्स में नहीं है। पोस्टरों में कोई चूक रही होगी, चूक है ना। हाँ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आडवाणी जी आज श्रद्धेय नहीं है। नहीं, हाँ, पोस्टर में नहीं हो, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। पोस्टर्स जो ये लगाए जाते हैं, ये बहुत से कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग अपने मन से भी लगाते हैं, अपने किसी को याद नहीं आते हैं, किसी को याद नहीं है। हमने बाकायदा पूरा, मैं मानूंगा कि एक ट्रैक शॉट दिखाया आपको। एक चूक है ये। वाजपेयी जी, आडवाणी जी हमारे लिए श्रद्धेय। आप पार्टी कार्यालय में भी देखेंगे तो आज बाहर में जो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है उसमें वाजपेयी जी, आडवाणी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, चारों के तस्वीर पार्टी कार्यालय के बाहर में लगे हुए हैं। इसलिए पार्टी उनको पूरा सम्मान देती है। मार्गदर्शक मंडल के जो शीर्ष है हमारी पार्टी के को मार्गदर्शन करने के लिए जो है बनी हुई, उसके वो सदस्य हैं और 5 सदस्यों में से एक है। विनोद, मुझे ये बताइए, ये एक विशुद्ध राजनीतिक रैली है, चुनावी रैली है, इसे अभिनंदन रैली क्यों कहा जा रहा है? अभिनंदन रैली इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन हो रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम 3 मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस बन गए महाराष्ट्र में, रघुबर दास आ गए झारखंड में, मनोहर लाल खट्टर आ गए हरियाणा में, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उनका करेंगे, कर रहे हैं दिल्ली, और उनका करेंगे और प्रधानमंत्री का नहीं करेंगे। जो उनके जीत दिलवाने वाले चेहरे हैं, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और उनका कैंपेन भी ये है कि अब दिल्ली की बारी है, हमने 3-4 सरकारें जीतनी है, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन अब मैं आपके ओरिजिनल सवाल पे अगर मैं आऊं तो आज के अखबारों में आप देखेंगे कि श्री सेना के घर में अभी भी वो फोटो बड़ी प्रोमिनेंटली लगी हुई है जहां वो राजपक्षा के साथ बात कर रहा है। वो मंत्री होता था उनकी काबीना में। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल एटिकेट और कर्टसीज जो है उसके मद्देनजर भी आडवाणी जी और अटल जी के चेहरे होने चाहिए थे यहाँ पर, क्योंकि ये जैसा कि आपने सही फरमाया कि ये पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन जहां पहुंची है उसकी नींव सजाई गई थी इन दोनों के कार्यकाल के दौरान। और इसलिए पॉलिटिकल एटिकेट का तकादा है कि इनको होना चाहिए था। लेकिन आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो ऐसी प्रथा नहीं रही। अगर लीडरशिप इनसिक्योर हो तो ये सिम्टम्स आते हैं। कांग्रेस में भी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री जो कि गांधी नेहरू परिवार से नहीं थे, उनको वो तवज्जो नहीं मिली। तो इस पे तो बहस व्यापक है इस देश में। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अग्रणीय थी इस बहस में, उसको स्वयं अब बहस का मुद्दा इसी मुद्दे पे नहीं बनना चाहिए। जी, हमारे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन भी रामलीला मैदान से जुड़ गए हैं। और सुकेश, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं रह गई है और ये बात मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं, फिर कहने में भी मुझे गुरेज नहीं कि भारतीय राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं आज की तारीख में नरेंद्र मोदी आएंगे, दिल्ली को अपने साथ ले जाएंगे, ये बीजेपी उम्मीद अपेक्षा लगाए बैठी है। नरेंद्र मोदी के अंदर खाने से आप क्या खबर लाए हैं? नरेंद्र मोदी के आज बिग टॉकिंग पॉइंट्स क्या होने वाले हैं? दिल्ली वालों को क्या देने वाले हैं नरेंद्र मोदी?
इसके पहले जिस चीज पे आप चर्चा कर रहे थे उसका थोड़ा जवाब दे दूं और थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी दे दूं। हाँ, आडवाणी जी बाहर बहुत कम दिखे हैं, मेरे ख्याल से मैं भी जब वेन्यू तक पहुंच रहा था वो दिखे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं मंच पे 4 तस्वीरें मंच के आसपास लगी हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, दीनदयाल उपाध्याय की है, अटल बिहारी वाजपेयी की है और लाल कृष्ण आडवाणी की फोटो भी लगी है। 4 फोटो मंच के नीचे लगी है, जो शायद ये बताती है कि ये प्रेरणा स्रोत है। लेकिन ये फोटो छोटी है। जो आज का जननायक, जिसको आप राजनीति का अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, उनके कटआउट देखिए, उनका कटआउट देखिए, बिल्कुल बड़ा सा एक कटआउट। मैं अपने सहयोगी मस्तान से कहूंगा कि वो दिखाएं, और ऐसा कटआउट मंच के दोनों तरफ लगा है। संदीप, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जो पार्टी में आज उनकी हैसियत है, वो एक नायक की हैसियत है, उनके सामने कोई टिकता नहीं है। मैं शायद अपनी दूसरी तरफ आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारा कैमरा है और उस तरफ पैन कराना, उस तरफ घुमाना कैमरे को मुश्किल होगा। मंच के सामने बिल्कुल जहां लोगों के आने की व्यवस्था की गई है, वहां बड़े बड़े नरेंद्र मोदी के 7-8 कटआउट बिल्कुल बीच मंच में लगाए गए हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही चुनाव होने वाला है। जो 4 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक मैसेज दिया जा सके कि चुनाव जब से नरेंद्र मोदी ने जीता है, जहां जहां चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी के दम पे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र में उतनी सीटें जितनी सीटें वो लड़ती नहीं थी, हम जीत के आ गए और शिवसेना को झुकना पड़ा। हरियाणा में जितनी सीटें हम लड़ते नहीं थे, हम उतनी जीत गए, सरकार बन गई। झारखंड में रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री बन गए। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी, वाया नरेंद्र मोदी ये रास्ता जाता है। अब रही दिल्ली की बात जो आपने पूछा था, मैंने हालांकि तो लंबा ले लिया, लेकिन दिल्ली के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है। अब इस रैली के बाद जो है वो किसी वक्त मुझे लगता है कि चुनाव आयोग घोषणा करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ से एक सटल संदेश देने की कोशिश होगी कि दिल्ली को एक मॉडल स्टेट है, लेकिन वो स्टेट क्या पूर्ण राज्य का दर्जा होगा? क्योंकि रास्ते में मैंने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर सवाल भी पूछे हुए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली को लेकर एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि दिल्ली को लेकर कुछ संदेश जरूर देंगे नरेंद्र मोदी, और कुछ देने की कोशिश की है, चाहे वो सिखों को कंपनसेशन की बात हो, वो अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात हो, वो कुछ सिंबॉलिक कदम भी उठाए गए हैं, शायद राजनीतिक नजरिए से उठाए गए हैं, लेकिन उसको हाफ ऑन करने की कोशिश होगी। वो नहीं करेंगे तो मंच से कोई और करेगा, ताकि ये मैसेज साफ संदेश साफ जाए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के रास्ते ही विजय मिलनी है। जहां तक भीड़ की बात है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भीड़ 11 बजे बताया गया था, जो प्रचार हुआ वो 11 बजे का हुआ है। पब्लिसिटी ये की गई है, माउथ पब्लिसिटी, कि शायद 12 बजे तक नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि देर होगी, क्योंकि बहुत अभी कहा जाए भीड़ के लिहाज से बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। 1000 लोग मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता ज्यादा है। तो कुछ ठंड भी है, कुछ माहौल बनने में समय लगेगा, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी है, नायक है, मुझे लगता है भीड़ तो आएगी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो स्थिति नहीं दिख रही है भीड़ की, जो शायद अभी माहौल बनेगा। अभी सुपरस्टार आने वाले हैं। और जब हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, अब क्या दिल्ली दरअसल 70-80 के जमाने में जाऊं तो एक तरफ कमर्शियल फिल्म्स के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, यानी कि आज की भारतीय राजनीति के अमिताभ बच्चन नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आर्ट सिनेमा के नसरुद्दीन शाह यानी कि अरविंद केजरीवाल, ये टक्कर अब वहां पर तब्दील होती दिख रही है। क्या आज उसकी दरअसल सही मायने में आज वो रेस, आज वो जंग, आज वो युद्ध शुरू होगा? देखिए, जब हम दिल्ली के होने वाले चुनाव को युद्ध कहते हैं तो हम मुहावरे में बात नहीं करते, यहाँ वास्तव में युद्ध होगा। दिल्ली में वास्तव में चुनाव में बहुत ही कड़ी टक्कर होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई वॉकओवर नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके 2 सुपरस्टार हैं दिल्ली के स्तर पर। नरेंद्र मोदी तो राष्ट्रीय सुपरस्टार भी हैं, लेकिन दिल्ली में भी उन्हें सुपरस्टार की तरह उतारा जा रहा है। और दूसरे सुपरस्टार अरविंद केजरीवाल हैं, और दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। अब आप जो पोस्टरों की अभी बात कर रहे थे, उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी। इन पोस्टरों में अडवाणी का चेहरा तो नहीं है, और हम जानते हैं कि अडवाणी पूरी तरह पृष्ठभूमि में चले गए हैं। उन्हें मंच से नीचे लगाया गया है, नींव के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो नींव के अंदर उन्हें डाल दिया गया है। लेकिन इन पोस्टरों में एक और चेहरा है, जिसका अभी तक दिल्ली में केवल वैसे दिखाई पड़ता था, पोस्टरों में नहीं दिखाई पड़ता था। वो है सतीश उपाध्याय का। आप सारे पोस्टर देखिए, हर पोस्टर के नीचे सतीश उपाध्याय की बड़ी तस्वीर है। हम इस पर बहुत कयास लगाते रहे हैं कि दिल्ली में
नरेंद्र मोदी के अलावा दिल्ली में बीजेपी की चुनावी मुहिम का नेतृत्व कौन करेगा? इसमें स्मृति ईरानी का नाम आता रहा है, कई नेताओं का नाम आता रहा है इसके अंदर, लेकिन इन पोस्टरों से लगता है कि सतीश उपाध्याय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और उनको प्रमुखता के साथ पार्टी जो है दिल्ली के चुनाव में उतारने जा रही है। अखबारों में भी जो विज्ञापन आए हैं उसमें भी निवेदक सतीश उपाध्याय ही हैं, तकनीकी रूप से अध्यक्ष हैं, उन्हें निवेदक होना चाहिए, लेकिन जिस प्रमुखता के साथ उनका नाम सामने, उनका चेहरा सामने लाया गया है, उससे मुझे लगता है कि शायद भाजपा के अंदर उन्हें इस चुनावी मुहिम का नेतृत्व व्यवहारिक रूप से भी मिला हुआ है। और इस रैली, इसे महारैली कह रहे हैं, पता नहीं ये महा शब्द को लेकर भी बड़ा आकर्षण हो गया है टीवी जर्नलिस्ट में, खासकर हर चीज को हम महा बना देते हैं। ये एक रैली जो है, बड़ी रैली है, लेकिन जनसभाएं करते हैं अरविंद केजरीवाल, वो 52 जनसभाएं कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी इस रैली के जरिए उनकी काट ढूंढेंगे या उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो रैली शुरू होने वाली है, बीजेपी की रैली। उनके स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों से मुखातिब होंगे, संबोधित करेंगे। कुछ ही देर में ये रैली शुरू होने वाली है। रामलीला मैदान में ही मौजूद है मेरे सहयोगी, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, स्टूडियो में अभय दुबे, शिव शक्ति और विनोद शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। और इस रैली से पहले ही एक गुगली या मैं कहूं एक शॉर्ट पिच बॉल आम आदमी पार्टी ने डालने की कोशिश की है। और मैं क्रिकेटिंग टर्म्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चौथे टेस्ट में भारत की हालत थोड़ी पतली होती नजर आ रही है। सुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे क्या नरेंद्र मोदी जी? अपील कर रहे हैं, दे दीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा। इसे एक गुगली माना जाए या ये दरअसल एक ऐसा मुद्दा देख रही है आम आदमी पार्टी जो एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान भी? बिल्कुल प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ये कहते रहे हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब जबकि वो सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, तो उन्हें ये पोजीशन लेनी पड़ेगी इस पे। हालांकि बहुत कैच 22 है, ये बहुत आराम से हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को भाषण देना है, चूंकि दिल्ली की जनता को एक मैसेज देना है, इसलिए वो ऐसा कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीएम्प्ट की है कि उन्होंने अगर नरेंद्र मोदी इससे चूकते हैं तो उनके पास एक कहने के लिए होगा कि हमने तो याद भी कराया, हमने तो जगह जगह पोस्टर। मैं जिस रास्ते से आया हूं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं आपके माध्यम से कि वहां अरविंद केजरीवाल के हवाले से कई सवाल पूछे गए हैं दिल्ली को लेकर, इसका जवाब भी दीजिए। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी एक बज़ क्रिएट करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी इन तमाम सवालों का जवाब दे। उसमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो एक अहम सवाल है। और मुझे लगता है जब दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे तो उस पर कुछ न कुछ कहेंगे। अगर कहते हैं तो प्रीएम्प्ट करके अरविंद केजरीवाल उसका लाभ लेना चाहते हैं। अगर वो इससे चूक जाते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है और ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कुछ उस दिशा में कहा जाएगा। लेकिन अगर चूकते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा उसको लेकर। बिल्कुल, यहाँ विनोद शर्मा बीच में इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। विनोद, 20 सेकंड है, मुझे ब्रेक भी लेना है। सुकेश, यू नो दिल्ली इज द रिवर्स ऑफ कश्मीर। जितना मुश्किल 370 है उतना मुश्किल फुल स्टेटहुड दिल्ली को देना भी है, क्योंकि दिल्ली के राज में केंद्र का हस्तक्षेप है और वहां कश्मीर में जहां केंद्र को इंटरवेंशन होना चाहिए वहां स्टेट का इंटरवेंशन है। इट इज अ रिवर्स ऑफ कश्मीर। और इतना आसान, मतलब वो वहां खड़े होके स्टेटहुड का ऐलान कर देंगे तो उसके बाद जब सवाल उठेंगे पुलिस पावर्स के, जब सवाल उठेंगे लैंड के ऊपर किसका अधिकार होगा, जब सवाल उठेंगे कि जब वहां विदेशी जब यहां आते हैं बड़े बड़े, जैसे बराक ओबामा आए हुए हैं, तो क्या उनकी सिक्योरिटी वो स्टेट के हवाले कर दी जाएगी या सेंटर का कोई भी उसमें रोल नहीं रहेगा? ये बहुत ही उलझा हुआ मुद्दा है, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरबियत है कि उलझे हुए मुद्दों को बड़े सिंपली डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस पे आप जरा पैनी नजर रखिएगा, और अगर वो कुछ ऐसा वादा करते हैं जी तो मैं समझता हूँ कि उस पे आवाजें भी सुननी पड़ेंगी और उसमें बड़ी रोचक और बड़ी गंभीर परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहे हैं। मोदी दोपहर 1 बजे इस रैली को संबोधित करेंगे और रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जिस गेट से एंट्री करेंगे वहां भी चाक चौबंद सुरक्षा है। जायजा लिया है मेरे सहयोगी प्रशांत देव ने। हम रामलीला मैदान के उस द्वार के बाहर खड़े हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे। बहुत अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मुख्य दरवाजे को एक तरीके से पूरा
प्रधानमंत्री सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और गेट पे कई कमांडोज को तैनाती कर दी गई है और पूरे एरिया को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। काफी बड़ा सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। इसके बाहर ही, इसके जहां हम खड़े हैं उसके अंदर वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री रैली को संबोधन करेंगे और पूरे एरिया को एकदम चारों तरफ से कमांडोज ने घेर रखा है और उन भारी सुरक्षा के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधन करेंगे। ऐसा लगता है कि तमाम रैलियों को हमने देखा है, ये इस बार जो सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी कवर दी जा रही है, शायद हमेशा से अलग है और बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और भी सुरक्षा के इंतजाम जो हमें अलग दिखाई दे रहे हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे रैली को सिक्योरिटी कवर दिया जा रहा है। तो जो बात प्रशांत कह रहे थे, रैली स्थल को किले में तब्दील कर दिया गया है और 1.5 किलोमीटर के दायरे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये जो उन्होंने लीड आउट दिया, उन्हीं की आगे की रिपोर्ट में बता रहा हूं। अभी तो गेट का जायजा लिया, पूरे इलाके में क्या चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, प्रशांत देव ही बता रही है। रामलीला मैदान के पूरे आसपास यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया को पुलिस के पहरे में बिछा दिया गया है। काफी बड़ा सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है और सबसे खास बात है कि आसपास की जितनी ऊंची इमारतें हैं वहां पे रूफ टॉप सिक्योरिटी काफी जोर शोर से की गई है। यानी कि ऊपर छत पे जो ऊंची इमारतें हैं वहां पे कमांडोज को आधुनिक हथियारों के साथ लगाया गया है पूरे मैदान की निगरानी करने के लिए। और खासकर प्रधानमंत्री का जो स्पॉट है जहां से वो रैली का संबोधन करेंगे, वहां पे विशेष निगरानी रखी जाए। इतना ही नहीं, अभी सुबह करीब 9 बजे से लेकर के अभी तक लगातार लोगों से ज्यादा पुलिस बल यहाँ पे आता दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरे रामलीला मैदान और उसके आसपास के एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह के खतरे के इनपुट्स आए हैं, प्रधानमंत्री को और ज्यादा सिक्योरिटी कवर देने की जरूरत है, जिसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनको यहाँ पर कवर दे रही हैं। कैमरामैन मनीष खेर के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज 24। तो सुरक्षा कर्मी अभी ज्यादा हैं, जैसा प्रशांत भी बता रहे थे। सुकेश रंजन हमारे एडिटर इनपुट रामलीला मैदान के भीतर ही हैं, उन्होंने कुछ देर पहले जानकारी दी थी। लगभग 1000 लोग ही अभी वहां इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये भीड़ बढ़ेगी और वजह इसके पीछे यह है कि पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। ये जो अभिनंदन रैली इसे बनाया जा रहा है, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां हैं, बहुतेरे लोग इन राज्यों के अब दिल्ली में बस चुके हैं, दिल्ली उनका घर भी बन चुका है। भीड़ थोड़ी और बढ़ी है क्या सुकेश? जी बिल्कुल, अब भीड़ आनी दिखनी शुरू हो गई है। मैं अगर अपने सहयोगी मस्तान को कहूँ थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं तब भी दिखाना चाहूंगा कि वो एक अगर अपने कैमरे को उस तरफ घुमाए जिस तरफ धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं, तो शायद एक अंदाजा होगा कि लोग आना शुरू हो गए। क्योंकि क्यों बना है, लोग एक लाइन लगाकर लोग आते जा रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पहले हम लोगों ने कई रैलियों में देखा है, कुछ बीजेपी के झंडे हुआ करते थे, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी की पोस्टर और बैनर लेकर आते थे। जो इस बार सबसे अलग देखने को मिली है और जो बड़ा प्रेडिक्टेबल लाइन पे है, जो भी वहां हमारे गेस्ट भी बैठे हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि सब कुछ नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। अगर कोई भी हाथ में अगर आप किसी के पोस्टर या छोटे छोटे जो कटआउट लेकर आगे चलते हैं, वो सब में कमल का निशान छोटा है, नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दिख रहे हैं। और ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी एक महानायक के तौर पे उनको दिखाने के बीच में एक बीजेपी का एक बड़ा सा झंडा आपको दिखाई देगा, जिसपे कमल का निशान बना है, बीजेपी का वो झंडा है, वो लगाया गया। और नरेंद्र मोदी के कटआउट्स, बड़े बड़े कटआउट्स मैदान में हैं। लोग जो लेकर आए हैं वो बीजेपी का निशान, उस पे नरेंद्र मोदी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। आपने कहा कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों को जो बुलाया गया है, मैं 2 मुख्यमंत्रियों को तो मंच पे अभी देख सकता हूं, वो देवेंद्र फडणवीस हैं और उसके अलावा रघुवर दास
मंच पे आ चुके हैं। लोगों ने भाषण देने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो लोकल एमपी हैं वो तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले उनका भाषण खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात, सतपाल महाराज जो उत्तराखंडी यहाँ काफी लोग रहते हैं, उत्तराखंड के लोग काफी रहते हैं, तो वो भी मंच पे बैठे हैं। तो एक तरीके से दिल्ली के लोगों को टारगेट करने की कोशिश है। नाम आपने जो हम बार बार कह रहे हैं कि सम्मान समारोह नाम दिया गया है, जिसमें 3 मुख्यमंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की पहली रैली है जीत के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली में, तो एक तरीके से उनको भी बीजेपी सम्मानित करना चाहेगी। तो उसके इर्द गिर्द एक दाना बाना बुनने की कोशिश है कि ये चेहरा है, इसके आगे क्या अरविंद केजरीवाल टिकते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कहीं भी नरेंद्र मोदी के सामने क्या कोई पैरेलल समानांतर खींचा जा सकता है, ये दिखाने की कोशिश है। दरअसल दिक्कत जो है वो हम बार बार कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के आगे, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के आगे ये बात सच्चाई है कि बीजेपी का कोई भी जो लोकल नेतृत्व है, जो दिल्ली में लीड करना चाहे, वो कोई ऐसा बड़ा चेहरा सामने है नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी जैसे जायंट को, बीजेपी के जो जायंट है आज की तारीख में, उनको खड़ा करने की कोशिश है और यही प्रोजेक्शन यहाँ से लिया जाएगा। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो आप बता रहे हैं ना सुकेश, कि अभी वहां पर जो सांसद हैं, 7 सांसद बीजेपी के ही हैं, वो बोल रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री भी बोलेंगे। शायद प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो कुछ हुआ उससे भी सीख ले ली है बीजेपी ने कि मोदी बोल लिए तो उसके बाद सब पूरा हॉल खाली, तो रामलीला मैदान भी खाली हो जाएगा। पहले औरों को बोलने दीजिए, मोदी लास्ट में ही बोले तो भीड़ टिकेगी, वरना भीड़ चली जाएगी। ऐसे भी आखिरी वक्ता होंगे आजकल बीजेपी में भी, जो रैलियां होती थी पहले भी, उसमें लालकृष्ण आडवाणी पहले बोल लिया करते थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी बोला करते थे, तो जाहिर तौर पे वो आखिरी वक्ता है। बिल्कुल। अब है अरविंद केजरीवाल का जो जिक्र किया जा रहा है, दिल्ली क्या अलग है, अलहदा है हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर से, इस लिहाज से कि हरियाणा में डबल एंटी इनकम्बेंसी थी, ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां 15 साल से राज था कांग्रेस और एनसीपी का, कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था। पृथ्वीराज चौहान अपनी वैसी छवि या ऐसी शख्सियत नहीं बना पाए। दिल्ली थोड़ा डिफरेंट है, केजरीवाल ने अपनी जड़ें कुछ बनाई हैं, उनका भी एक करिश्मा है, उनका भी एक आकर्षण है लोगों के बीच, तो यहां पर लड़ाई थोड़ी अलग होगी। देखिए, अक्टूबर से जितने भी सर्वेक्षण सामने आए हैं, तरह आपके चैनल ने भी करवाए हैं, दूसरे चैनलों ने भी करवाए हैं और संस्थाओं ने भी सर्वेक्षण कराए हैं, उन सब सर्वेक्षणों में एक बात मुश्तरका है और वो ये है कि जाती तौर पर, व्यक्ति के तौर पर मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने सभी प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे हैं और वो फर्क लगातार हर सर्वे में बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी भाजपा से पार्टी के तौर पर पीछे है, लेकिन 49 दिन की सरकार की साख भी काफी अच्छी है। जब लोगों से पूछा जाता है कि वो 49 दिन की सरकार की साख कैसी थी, तो लोग वो भगोड़े का तमगा भी कहीं ना चस्पा, वो बार-बार माफी मांग रहे हैं। उनको उसका मुकाबला करने के लिए उनके पास एक रणनीति है। सैकड़ों बार माफी मांग चुके हैं और आगे भी मांगते रहेंगे। उसका जो नुकसान होना है वो तो उन्हें होगा ही। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि भाई प्रधानमंत्री घोषित करें कि पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, तो मुझे याद आ रहा है कि 2013 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे, तब उन्होंने ऐलान किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन पिछले 7 महीने से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की व्यवहारिक रूप से सरकार है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। हो सकता है कि मोदी जी इस मीटिंग में, जो कि उद्घाटन मीटिंग है चुनावी मुहिम की, पर ये व्यवहारिक है क्या? अबे मुझे ये बताइए, ये राजनीतिक झुंझुना है क्या? ये झुंझुना बजाते रहिए दिल्ली वासियों के सामने। बात सही है, मैं उसी पे कहने जा रहा हूं जो विरोध जी ने कहा है और आपसे सहमत होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो दिल्ली के पास दर्जा है, उस दर्जे को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। पूर्ण राज्य का दर्जा भले ही न मिले तकनीकी रूप से, लेकिन इस दर्जे को बेहतर किया जा सकता है। दिल्ली सरकार एक ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी की तरह है, उसको कम से कम ये जो तीन म्युनिसिपैलिटीज जो हो गई, उनके विलय की घोषणा हो सकती है क्या? कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इससे लगे कि वो दिल्ली विधानसभा का राजनीतिक दर्जा बढ़ाना चाहते हैं, उसकी पूरी एक विधिवत योजना ही पेश कर दे। शिव शक्ति, मुझे ये बताइए, देखिए मैंने ये झुंझुना शब्द पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया है। 1993 से आपने मुद्दा उठाया कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। सरकार आपकी 6 साल रही, 98 से 2004 तक। अब 7 महीने 7.5 महीने से सरकार है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ये एक मृग तृष्णा है? देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा इस शब्द को उठाने से ही यहाँ पर जो भी अभी दिल्ली में बेहतरी
स्थिति बनी है उसके पीछे वही कारण है कि कम से कम पूर्ण राज्य का दर्जा उठाया गया। इसलिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट जो पास हुआ 1992-93 के दौरान और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद जो एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका पूरा श्रेय यदि किसी को देना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी इसे फिर से उठाना चाह रही है और इस मुद्दे पर वो एक अपनी राजनीति को रखना चाह रही है सभी के सामने। अब ये देखना होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा ये बहस लेकर इस विधानसभा चुनाव में ये किस तरफ जाता है और आज की जो रैली हो रही है इसमें किस तरह की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री।